जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक रिसर्च प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व रहता है। लगभग 11 स्टेप है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पर्टिकुलरली जो यहाँ इमेज यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो, ये आपको ये वाला रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला बाय CR कोठारी का बुक में आपको मिल जाएगा। तो रिसर्च प्रोसेस इन फ्लो चार्ट के हिसाब से यहाँ पे दिखा दिया है। अगर यहाँ पे अगर देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ ले जाता हूँ दिखाने के लिए। ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, कलर फिल कर देते हैं इसको। ठीक है, तो पहला जो होगा डिफाइन, पहला होगा डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। आपका जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो मैं थेसिस लिख रहे हो, तो वहां पे आपका जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई पहले करना पड़ेगा। उस हिसाब से अपना रिसर्च को डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वहां पे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका जो रिसर्च का प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, उसी के बेसिस में क्या होना चाहिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको कंडक्ट करना चाहिए। यहाँ पे स्टेप 1 ये लिख दिया, स्टेप 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोल रहा है कि सेकंड स्टेप में करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम है? रियलिटी में जब रिसर्च करते हो तब प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे जब बोलते हो कि ये मेरा प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चला? रिसर्च प्रॉब्लम कैसे पता चला? हाँ, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस हिसाब से पता चल जाता है। लेकिन थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा? तो पहला स्टेप कोई भी अगर होता है पर्टिकुलर चीज में, अगर कोई भी लेटेस्ट फील्ड में रिसर्च क्या चल रहा है, जब आप खुद रिसर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसी के हिसाब से आप रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये तो दोनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पे दो आरम लगा दिया है बुक के हिसाब से, लेकिन ये दोनों इंटरलिंक्ड है। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दोनों इंटरलिंक्ड है। ये रिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे एक तो फीडबैक लूप लगाना चाहिए। बुक के हिसाब से तो बोल दिया, लेकिन रियलिटी में जब आप खुद रिसर्च करोगे तब देखो ये मतलब इंटरलिंक्ड है कि नहीं। बोलना, ठीक है, अगर आप रिसर्च वर्क किए हो तो बोलना। जब आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना चाहते हो, तो आप पहले तो वो रिसर्च प्रॉब्लम को तो पहचानोगे कि नहीं। लेकिन वो कौन देगा? जब तक आप रिव्यू नहीं करोगे, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर को पढ़ोगे नहीं, तब तक आपका प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्या ये मेरा रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है। उसको आप रिफाइन करने के बाद यहाँ पे डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम होता है। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम पहला पॉइंट में नहीं होना चाहिए बुक में, जो CR कोठारी का बुक में गलत है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस से जो नॉलेज आ रहा है, मैंने जो रिसर्च वर्क काम किया है, जब भी आपको एक प्रॉब्लम को देखोगे, ठीक है, तुमको लगेगा कि इसी ऊपर मैं रिसर्च वर्क करूंगा, रिसर्च पेपर लिखूंगा और रिसर्च कंडक्ट करूंगा। तब आप क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू करना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पेपर में क्या क्या काम किया है उसको देखना। उसको देखने के बाद आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। उसी हिसाब से जो मॉडिफाइड वाला रिसर्च प्रॉब्लम होगा, उसी के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि सेकंड स्टेप में लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज के ऊपर काम करते हैं, रिव्यू प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद ये पर्टिकुलरली हाइपोथेसिस, जिस रिसर्च वर्क में हाइपोथेसिस होता है, ये पर्टिकुलर उसके लिए बोला है। तो वहां पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना पड़ता है। उस हिसाब से डिजाइन रिसर्च इंक्लूडिंग सैंपल डिजाइन करना पड़ता है, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, एनालिसिस डाटा करना पड़ता है। वहां पे आपको जो हाइपोथेसिस लिए हो वहां पे आपको टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद क्या कर सकते हो कि इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट कर सकते हो। ये जो इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट होता है और डाटा एनालिसिस जो यहाँ पे है, दोनों में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये फीडबैक लूप में चलता है। ठीक है, और यहाँ पे डिजाइन रिसर्च एनालिसिस डाटा के बीच में भी क्या है कि यहाँ पे डबल एफ लिखा है। डबल एफ का मतलब क्या है? डबल एफ मतलब है कि फीड फॉरवर्ड, यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ से जो डिजाइन रिसर्च होगा उसी हिसाब से डाटा एनालिसिस होगा डाटा कलेक्शन के बाद। और यहाँ पे इंटरलिंक है। और ये चीज फिर से रिपीट होगा, जो इंटरप्रेट रिपोर्ट होगा ये फिर से आके रिसर्च प्रॉब्लम को और मॉडिफाई करेगा। अगर उसका जो फाइंडिंग मिला है और उसको फाइंडिंग को मिलने के बाद अगर और कोई रिसर्चर उसी रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है,
तब वो फिर से क्या कर सकता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकता है, रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये ओवरऑल एक तो फ्लो चार्ट है जो बुक में लिखा था, उसको मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ठीक है, स्क्रीन में मेरा आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो देखने के बाद पता चलेगा जब वीडियो अपलोड करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 11 स्टेप है, एक एक स्टेप को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है कि फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर जब मतलब पेपर पढ़ोगे तभी जाके आपको आइडिया मिलेगा कि फाइनली मेरा प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करूंगा। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। देखो ये पर्टिकुलरली रिसर्च प्रॉब्लम अगर मैं बोलता हूँ, मेरे पास एक तो प्ले लिस्ट है, उसको जाके चेकआउट करो। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, एक रिव्यू पेपर लिखने का टेक्निक है। यहाँ पे लगभग मैं 20 घंटा का वीडियो यहाँ पे डाला हूँ, उस पूरा सीरीज को जाके देखो। अगर रिसर्च कर रहे हो तो अच्छा खासा जिंदगी का टाइम जाने वाला है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला सीरीज को एक बार जाओ और इसके बेसिस में खुद का स्टाइल का खुद का रिसर्च एरिया में आप एक बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर लिखो। एक लिखने के बाद आपको पहला पहला मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा पेपर कैसे लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद जाके यहाँ पे मतलब कभी भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका प्रोसेस क्या है। एग्जाम के लिए आप लिख सकते हो भाई, एग्जाम आएगा जाएगा, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आप एग्जाम दोगे खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक वो खुद का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा रिसर्च वर्क में तब तक आपको हेल्प नहीं मिलेगा। अल्टीमेट गोल है पीएचडी में पेपर लिखना, तो पेपर लिखने के ऊपर फोकस करना चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी सीख रहे हो, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो अपना रिसर्च पेपर में, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार रिसर्च पेपर लिख दिया तो थीसिस में वही चीजें आपको आसान हो जाता है, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल लेवल है वो आपको मिल जाता है। तो फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा आपका जो प्रॉब्लम है। आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियरली क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपका क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सकते हो। ये होता है फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो स्टेप 1 में आप रिसर्च प्रोसेस में फेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में आपका एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करते हैं। मतलब आपका रिलेटेड रिसर्च के जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो कि रिव्यू एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड थ्योरीज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। आप जो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके रखे हो उसके हिसाब से लेटेस्ट में 2000 जब भी देखो लास्ट 5 साल का देखना। ठीक है, रिव्यू और कमेंट में जब आप रिसर्च पेपर लिखोगे पब्लिश करोगे वहां पे रिव्यू और कमेंट में आ जाएगा लेटेस्ट वाला। आपको क्या चाहिए, रिव्यू लिटरेचर रिव्यू में रहना चाहिए लेटेस्ट वाला, 5 साल से ज्यादा मत लेना। अगर 2024 से 2019 तक रखो, 2019 से 2024 तक जितना लिटरेचर रिव्यू हुआ है आपका रिलेटेड फील्ड में उसको आप रख सकते हो। तो लास्ट 5 साल के ऊपर फोकस करो। कोई मेजर कॉन्सेप्ट होगा, कोई मेजर थ्योरी होगा, उसको आप अगर इस तरह का देख सकते हो कि कोई अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो 40-50 तो और वहां पे रेफरेंस दे रहे हो, तो लगभग 40 आप क्या कर सकते हो कि लेटेस्ट 5 साल का रखो और 10 पुराना वाला रख सकते हो, क्योंकि आपका जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मेथोडोलॉजी में जब आप लिखते हो वहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट को साइड करना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट 30 साल 40 साल 50 साल इस तरह का हो सकता है। तो वहां पे भी आप क्या क्या पुराना वाला इंपॉर्टेंट है, वो फंडामेंटल लेवल है, उसको सीखना है, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह का आप क्या कर सकते हो कि लिटरेचर रिव्यू को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब लिटरेचर रिव्यू करोगे 30-40 को, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा पता चलेगा कि जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम को आप मतलब देखे हो, मतलब डिफाइन करके रखे हो, उसके रिलेटेड गैप क्या है, रिसर्च गैप क्या है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई किया करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा केस में बता देता हूं, मैं पर्टिकुलरली मैं दिखा देता हूं, मैंने आइडेंटिटी गैप डायरेक्ट नहीं किया था। ठीक है, ये जो बोल देता है कि भाई रिसर्च का गैप बताओ, रिसर्च का गैप बताओ,
ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड के हिसाब से आपको रिसर्च गैप लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं, मेरा पेपर को दिखाता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू से दिखाता हूं। ये जो पेपर दिखाऊंगा ये पेपर क्या है आपका, स्कोपस में है और वेब ऑफ साइंस में है। ठीक है, दोनों का इंडेक्सिंग है, यहाँ पे मुझे मिला है। ये पेपर पब्लिश किया है 2023 दिसंबर में पब्लिश हुआ है। ठीक है, और ये पेपर लगभग जब मैं लिखा था उसका मतलब लगभग 8-9 महीने तक पब्लिश नहीं हो पा रहा था। 2 जगह डालने के बाद तीसरा वाला जर्नल में ये पब्लिश हुआ है। स्ट्रगल होता है भाई, आपका भी अगर है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। रिसर्च के आपके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आज टॉपिक का नाम आ गया। यहाँ पे मैं बताया कि इवैल्यूएटिंग मटेरियल अल्टरनेटिव फॉर लो कॉस्ट रोबोटिक व्हीलचेयर चेसिस। एक रोबोटिक व्हीलचेयर में बना रहा था, उसके लिए क्या है, मुझे चेसिस का डिजाइन करना था और उसके लिए मुझे मटेरियल चूज करना था। क्या ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है? हाँ, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से खुद बना रहा हूँ। क्या व्हीलचेयर चेसिस मार्केट में अवेलेबल है? व्हीलचेयर क्या मार्केट में अवेलेबल है? लेकिन क्या मैं एक नया तरह का व्हीलचेयर बना रहा हूँ? नहीं, मैं बना रहा हूँ मेरे हिसाब से। आप मैन्युफैक्चरर है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ भाई, रोबोटिक व्हीलचेयर मेरे से बहुत बेहतर 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 काम कर रहे हैं। आईआईटी में देखोगे बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जहां पे हूँ उस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ वो भी एक ध्यान में रखना चाहिए। मैंने बहुत ढूंढा पेपर, चेसिस के ऊपर मैंने देखा। ठीक है, ऑटोमोबाइल चेसिस के ऊपर देखो, वहां पे मेटेरियल सिलेक्शन हुआ था। चेसिस के ऊपर कौन सा मेटेरियल अच्छा लगता है उसके ऊपर हुआ था। मैंने रोबोटिक व्हीलचेयर का कैड मॉडल बनाया था, उसके ऊपर चेसिस में क्या क्या मेटल लग सकता है वो वाला सोचा दिमाग में। उसके ऊपर कोई नहीं किया था। चेसिस आपका खुद डिजाइन होगा, खुद का हिसाब से आप डिजाइन करोगे, लेकिन उसमें क्या क्या मेटल हो सकता है उसके ऊपर नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि व्हील चेयर रोबोटिक व्हील चेयर मार्केट में नहीं है, उनका चेसिस है भाई, लेकिन वो वाला पेपर नहीं हुआ है अभी तक। तो मैं तो अब दिखाऊंगा ना, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, क्योंकि मेरा जजमेंट है। कब ये जजमेंट आ रहा है, मैं भाई डिफरेंट डिफरेंट पेपर पढ़ा, 40 50 60 वाला पेपर पढ़ा, उससे जो नॉलेज गेन करके आया, लगा कि नहीं ये इस वाला मेथड को जो यहाँ पे मैं लगाया हूँ मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग ऊपर, जो है क्रिटिक एक मेथड है, इदास एक मेथड है, कोपरास एक मेथड है, तो उसको लगा के मेरा काम मैंने किया। ऐसा नहीं कि आज तक दुनिया में रोबोटिक व्हीलचेयर काम नहीं हुआ है अच्छा खासा, लेकिन उसके ऊपर पेपर मुझे नहीं मिला। और मैं जो डिजाइन करके रखा हूं उसी हिसाब से मेरा आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल आपको बताना था, तो उसी हिसाब से आपको गैप आइडेंटिफाई करना है। आप मैं लिखा था, ठीक है, मैं गैप रिसर्च गैप में लिखा था, जो रिव्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि मैं लिखा कि आज तक कोई ऑथर ने इसके ऊपर काम नहीं किया है। लगता है जब पहले पहले बार आप लिखते हो, मुझे भी लगा था, तो मैं इस तरह का लिखा था। तो रिव्यूअर ने कमेंट किया था इस तरह का स्टेटमेंट रिसर्च गैप में नहीं लिखते। अरे भाई, कोई ना कोई किया होगा क्या, मतलब रोबोटिक व्हीलचेयर कोई नहीं किया है क्या जिंदगी में? उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है क्या? हुआ है। तो आप किस तरह का लिख सकते हो, क्योंकि अवेलेबल है मार्केट में, तो मतलब हुआ होगा। आप बोल सकते हो कि लिमिटेड लिमिटेड लोग इसके ऊपर काम किए हैं। अगर आपका उसका कोई एक दो पेपर को साइटेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया कि रिसर्च गैप हो गया। बहुत डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 3, रिसर्च प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है। डेवलपिंग ए हाइपोथेसिस। जब आप सर्वे वाला रिसर्च वर्क करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे, 500 1000 रिसर्च मतलब पार्टिसिपेंट का डाटा कलेक्ट करके कर रहे हो, तो वहां पे आपको हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब है एक अजम्पशन। कोई भी एक काम कर रहे हो उसको आप खुद के हिसाब से मान के चलो कि ये हो रहा है। अजम्पशन क्या होता है, खुद के हिसाब से मान के चलो कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको मैं चेक करूंगा। ठीक है, हाइपोथेसिस का सिंपल मीनिंग है कि भाई एक अजम्पशन है। लेट जो बोलते हैं ना, लेट द प्रॉब्लम बी दिस, वो हो गया आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम लोग देखेंगे अच्छे से। हाइपोथेसिस
कैसे टेस्ट करते हैं वो आगे आएगा, ठीक है, आज के वीडियो में अगर उसके अंदर नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट ए टेंटेटिव, यहाँ पे इसलिए बोल रहा है कि टेंटेटिव, परमानेंट नहीं, टेंटेटिव होगा। फॉर्मुलेट ए टेंटेटिव हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के बेसिस में आप हाइपोथेसिस एक फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल एंड प्रोवाइडेड डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। तो डायरेक्शन को जो अगर सर्वे वर्क कर रहे हो वहां पे मैक्सिमम टाइम में आता है हाइपोथेसिस, ठीक है। डाटा जहाँ पे रहता है वहां पे भी आता है, कोई सेल्स का फिगर देख रहे हो तो वहां पे भी आ जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस आ जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में भी आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में आता है, लेकिन वो आपको डिपेंड करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा। तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में देखो कि हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि नहीं, तो उस टाइप का रिसर्च पेपर फॉलो करो। टारगेट क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी तो एग्जाम दोगे पास हो जाओगे, टारगेट क्या है, रिसर्च पेपर लिखना है। तो हाइपोथेसिस आपके फील्ड में उस तरह का कर रहे हैं कि नहीं, जो टॉपिक आप पकड़े हो, अगर कर रहे हैं तो उसी के बेसिस में आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए अगर उस रिसर्च पेपर को पढ़ोगे आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह का करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या होता है कि प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, रिसर्च कैसे करना है उसके ऊपर आपको एक तो डिजाइन, एक तो मतलब फ्लो चार्ट करना है, ये स्टेप में करूंगा। ये वाला मैं परसों एक दो वीडियो डाला था, ठीक है। ये होगा आपका 11 ना 12 नंबर वाला, ये कौन सा वाला है, एक बार देख लेता हूँ। ये 12 नंबर वाला वीडियो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, शायद 10 नंबर वाला वीडियो में दिखाया था, एक पेपर था, यही पेपर था तो दिखाया था रिसर्च डिजाइन का। कभी भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, अभी लोड नहीं होगा, हाँ ये वाला पेज, इस तरह का आप देख सकते हो, एक फ्लो चार्ट है, गलत हो गया, बड़ा करना है उसको, थोड़ा ब्लर आ रहा है। इस तरह का आपको फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट कोई पढ़ेगा पता चल जाता है कि रिसर्च डिजाइन का क्या है फ्लो चार्ट। आप रिसर्च पे काम क्या क्या किए हो उसको एक सिंगल पेज में फ्लो चार्ट करके दिखाना है, वो रिसर्च डिजाइन को पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अगर देखोगे पहला है टाइटल, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया क्या ले आऊं, क्या यहाँ पे क्राइटेरिया, या मतलब क्राइटेरिया को कैसे एस्टेब्लिश किया, यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया ले आऊं। उसके बाद अगर मटेरियल मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के ऊपर पता है तो इस तरह का आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। तो अगर कोई मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के ऊपर पढ़ा है तो इस तरह का यहाँ पे एक तो फ्लो चार्ट रहता है, ये आपको रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, टाइटल से लेके कंक्लूजन तक, उसमें क्या क्या मेजर इंपोर्टेंस चीज के ऊपर आप फोकस काम किए हो उसको फ्लो चार्ट के थ्रू से दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान द ओवरऑल रिसर्च स्ट्रेटजी एंड मेथोडोलॉजी, डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च, किस टाइप का आप रिसर्च कर रहे हो, एक्सप्लोरेटरी कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो। टाइप ऑफ रिसर्च, अगर वीडियो देखे हो तो वहां पे अच्छा खासा बता दिया था कि रिसर्च का टाइप क्या है, ठीक है। तो डिसाइड करो कि आपका रिसर्च किस एरिया में जाने वाला है। डिफाइन द टूल एंड टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए डाटा कलेक्शन का, प्राइमरी डाटा यूज करोगे या सेकेंडरी डाटा यूज करोगे, वो आपको खुद को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या किस तरह का मेथोडोलॉजी लगा के डाटा एनालिसिस करना चाहते हो उसके ऊपर के भी आपको खुद देखना पड़ेगा। तो ये आपको रिसर्च डिजाइन में यही चीज करना पड़ेगा। वो यही पर्टिकुलर चीज यहाँ पे देखोगे कि भाई डाटा कलेक्शन हुआ है, डाटा कलेक्शन किस तरह का हुआ है और एनालिसिस किस तरह का हुआ है। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो मतलब डिफरेंट मेथोडोलॉजी में यूज किया हूँ, यहाँ पे क्रिटिक मेथड यूज किया था जो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया लिया था, जैसे कि यहाँ पे लिया था कि जो मेटल का चेसिस का क्या सिलेक्शन करना है, मेटल मेटल सिलेक्शन करना है चेसिस के लिए, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वॉन मिसर स्ट्रेस, डिस्प्लेसमेंट, इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ, कॉस्ट, मास डेंसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब क्राइटेरिया मैंने चूज किया था। डिफरेंट वाला पेपर दिखा था, उसी हिसाब से खुद के लिए मैं क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ उसको मैंने चूज किया था। उसके हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट ईडा सेक्टर मेथड है, कोपरा सेक्टर मेथड है, उसके बाद सेंसिटिव एनालिसिस यहाँ पे हुआ है। डाटा एनालिसिस में आपको पता चलता है, ठीक है। सेंसिटिव एनालिसिस एक मेजर टॉपिक है, उसका अंडरस्टैंडिंग वो रिसर्च पेपर पढ़ के मुझे नॉलेज गेन हुआ था, ठीक है। लगभग आज तक मैं 2 या 3 ही मेथड ही सीख पाया हूँ, ज्यादा मेथड तीन तीन मेथड सीखा हूँ सेंसिटिव एनालिसिस के ऊपर, यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो पेपर पढ़ते पढ़ते ही नॉलेज आया। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो रिसर्च डिजाइन करोगे, उसके बाद डिटरमाइन सैंपल डिजाइन,
तो अगर आप सर्वे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ सैंपल लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाके डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ 1000 पार्टिसिपेंट से, तो पहले जाके 1000 पार्टिसिपेंट से आपको डाटा कलेक्ट नहीं करना है। आपको क्या कर सकते हो कि लगभग 30 से 40 या 50 पार्टिसिपेंट या रेस्पोंडेंट जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर सर्वे कर रहे हो, उनसे जाके आपका डाटा कलेक्ट करो और उस डाटा रिलायबल है कि नहीं उसको आप जाके टेस्ट कर सकते हो। क्रोनबैक अल्फा एक्टो है रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए, जो कि स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंस एसपीएसएस आईबीएम वाला जो अगर कोई यूज किया होगा तो वो लोग यूज करते हैं। तो वहां पे 30 40 50 के ऊपर आप पहले रिलायबिलिटी टेस्ट कर सकते हो, जो क्वेश्चनर बना के रखे हो उस क्वेश्चनर के हिसाब से ये परफेक्टली फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बैठ रहा है तब जाके फिर से क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को फिर से जाके डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल डिजाइन करना पड़ेगा। तो टारगेट आप कर सकते हो, आप किस एरिया में, जिस एरिया में आप कर रहे हो उसी हिसाब से वो टारगेट पॉपुलेशन होना चाहिए। जैसे कि एक मेरा सब्सक्राइबर है, उनका रिसर्च है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वो ओडिशा स्टेट का कोस्टल एरिया में कर रहे हैं। तो अगर वो सैंपल उठाना चाहते हो तो जो डिजास्टर से हेल्पलेस हुए हैं उनका लाइफ में, उनका जाके डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्कूल का बच्चे से पास चले जाओ, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम मतलब कर रहे हो, स्कूल का स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करके ले आओ, वो इलीगल है, वो एथिक्स में नहीं जाता, रिसर्च एथिक्स में नहीं जाता है। आप 40-50 लोगों का कर सकते हो कोस्टल एरिया में, किसी किसी अगर कोई दोस्त है कोस्टल एरिया का तो उनको मेल के थ्रू से पूछ सकते हो, अगर कोई रह रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप जाके खुद जाके वहां पे पूछ सकते हो। तो उस हिसाब से आपका जो रिसर्च वर्क वो होगा वो जेन्युइन रहेगा। चूज एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड, कौन सा मेथड आप करना चाहते हो वो आपको मतलब चूज करना पड़ेगा, खुद को चूज करना पड़ेगा, रैंडम करना पड़ेगा, स्ट्रैटिफाइड करना पड़ेगा, क्लस्टर बेसिस में करना चाहते हो वो आपको देखोगे। ये देखो सैम्पलिंग मेथड के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। डिटरमाइन द सैंपल साइज क्या होगा उसके लिए आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। मैंने बता दिया था कि 1000 में अगर आप करते हो तो मेरे मास्टर का टाइम में इस तरह का काम किया था, जो डाटा कलेक्शन सर्वे वाला काम किया था। तो उस टाइम में मैं लगभग 350 डाटा कलेक्शन किया था, ठीक है, 350 लोगों से डाटा कलेक्शन किया था ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर के ऊपर। मैं उस टाइम में रिसर्च वर्क किया था मेरा मास्टर डिग्री के लिए। तो लगभग मैं सैंपल डिजाइन किया था 30 35 40 के 40 लोगों से पहले मैं डाटा लिया था, उसके बाद एनालिसिस किया था। रिलायबिलिटी क्रोनबैक अल्फा 0.8 हाँ 0.8, क्योंकि जो क्रोनबैक अल्फा रहता है 0.8 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तो 0.85 था। उसके बाद जाके मैं बाकी लोगों का किया था। तो ये आपको जब सैंपल डिजाइन कर रहे हो तो सर्वे में वहां पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप 6। तो यहाँ पे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। गैदर द रिक्वायर्ड डाटा यूजिंग सिलेक्टेड टूल्स, आप ऑनलाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी कलेक्शन कर सकते हो, जीमेल के थ्रू से भी मेल करके कर सकते हो, पर्सनली जाके कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या टेक्निक आप सीखे हो डाटा कलेक्शन का, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सर्वेस एग्जाम्पल है, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, ये सब टेक्निक है जिसके थ्रू से आप क्या कर सकते हो कि डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इंश्योर डाटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, अभी बताया ना, क्रोनबैक अल्फा आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सर्वे वाला काम कर रहे हो तो क्रोनबैक अल्फा टेस्ट करना पड़ेगा, इसका वैल्यू 0.8 से लेके 1 तक बीच में रहना चाहिए, ठीक है। ये कैसे नॉलेज आया कि 0.8 में 1 तक, जब तक रिसर्च पेपर पढ़ा नहीं तब तक आया नहीं, ठीक है। बुक में लिखा रहेगा लेकिन ध्यान नहीं रहेगा। जब आप खुद थेसिस लिखना स्टार्ट करोगे तब आएगा ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि थेसिस जब माइंड में आएगा कि मुझे थेसिस लिखना है, तब जाके रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब जाके ये नॉलेज गेन होता है। तो रिसर्च पेपर पढ़ना तो एक जरूरी है। स्टेप 7 में देखेंगे रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो काम किए हो उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। इंप्लीमेंट द रिसर्च प्लान, जो आप रिसर्च प्लान करके रखे हो उसको आप रिसर्च में इंप्लीमेंट करो। मॉनिटर द डाटा कलेक्शन प्रोसेस टू एड्रेस एनी इश्यू प्रॉम्प्टली,
डाटा कलेक्शन प्रोसेस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको देखो। कोई गलत मतलब जो एंट्री होता है, कोई एक क्वेश्चनर का एंट्री होता है, अगर उसको वो समझ ना आ पा के वो गलती से दूसरा वाला कुछ आंसर लिख देता है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा रिसर्च का वहां पे गलत हो जाएगा। तो आपको वो क्या कर सकते हो, अगर पर्सनली कनेक्ट कर रहे हो तो उनको समझा सकते हो कि भाई ये क्वेश्चनरी का मतलब क्या है, उसको आप समझा सकते हो। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या इशू डेवलप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप नंबर 8, एनालाइज द डाटा। डाटा को आप एनालाइज करना पड़ेगा। उसके लिए सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिकल टूल है। प्रोसेस एंड एनालाइज द कलेक्टेड डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल टूल। अगर आप सर्वे कर रहे हो तो आईबीएम का एसपीएसएस, सोशल पैकेज ऑफ सोशल पैकेज ऑफ क्या था, स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, एसपीएसएस, उसको आप यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका कोडिंग के ऊपर ज्यादा नॉलेज है तो आप आर पैकेज यूज कर, आर एक तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे कोडिंग चाहिए, ठीक है। एसपीएसएस में इतना कोडिंग नहीं चाहिए, लेकिन आर सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोडिंग चाहिए। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप, ट्रेंड्स इन द डाटा, जो कि आपका जो मतलब जो रिजल्ट निकलेगा उसको आप रिप्रेजेंट करोगे अपना रिसर्च में। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्ट द फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड। डाटा जो होता है ना, बहुत टाइप का नॉर्मलाइज डाटा होता है, नॉन नॉर्मलाइज डाटा होता है, उसी हिसाब से जो स्टैटिस्टिकल टूल रहता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। अब आप पढ़ोगे, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में यहाँ पे है क्रूस्कालिस। क्रूस्कालिस एक तो मेथड है, आगे जाके पढ़ोगे। दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा था, क्रूस्कालिस, हाँ, मान मान व्हिटनी यू टेस्ट, रॉन टेस्ट, क्रूस्कालिस टेस्ट, ये सब नॉन पैरामीट्रिक डाटा होता है। जब आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। 13 नंबर कंटेंट में अगर देखोगे तो 13 नंबर में आपको मिल जाएगा। तो वहां पे अगर जब डाटा कलेक्शन करोगे, जब डाटा को आप एसपीएसएस आईबीएम सॉफ्टवेयर में डालोगे, तब क्या होता है कि कोई को डाटा नॉर्मलाइज डाटा मिलता है, कोई कोई नॉन नॉर्मलाइज डाटा मिलता है। अगर नॉन नॉर्मलाइज डाटा मिलता है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। कोई नॉर्मलाइज डाटा मिलता है तो उसके लिए डिफरेंट होता है टेस्ट। तो उसके बेसिस में आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये वाला हाइपोथेसिस क्रूस्कालिस के बारे में मैंने मास्टर डिग्री में जब फाइनल थीसिस सबमिशन किया तब जाके लगा कि मैंने कुछ गलती किया। कोई, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं है मास्टर डिग्री में, ठीक है, रिसर्च गाइड है लेकिन नाम का गाइड है। क्या है कि आपको खुद करना पड़ेगा। आपका फेल्योर ऐसा नहीं कि मैंने मास्टर डिग्री सबमिट कर दिया, बाद में मुझे पता चला ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कोई जजमेंट लेने वाला नहीं है रिसर्च में। ये आपके ऊपर है, क्या आप सीख रहे हो, कहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपके अंदर ट्रूथनेस रहना चाहिए, यही सब है, यही इम्पोर्टेंट है। नॉलेज आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में मुझे पता चला कि जो नॉर्मलाइज डाटा है उसको मुझे ये वाला मेथड भी नहीं करना चाहिए था। नॉन पैरामेट्रिक मेथड यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बाद में पता चला। छोड़ो भाई, कोई हेल्प नहीं, जो इंटरनेट से सीखा था उसकी वजह से मैं किया था। डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, वो भी आपको करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 10, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। डाटा एनालिसिस क्या कर रहे हो और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या कर रहे हो, उसके बेसिस में आपको क्या करना पड़ेगा कि कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद जो फाइंडिंग मिला है उसको जनरलाइज करोगे टू द लार्जर पॉपुलेशन, अगर एप्लीकेबल है, इफ एप्लीकेबल, अगर है तो तब जगह कर सकते हो। अगर जनरलाइज कर रहे हो तो उसका अजम्पशन बेस क्या है उसको वहां पे लिखना जरूरी है। इंटरप्रेट द रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो रिसर्च प्रॉब्लम जो आप फॉर्मुलेट करके रखे हो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट करके लिखना पड़ेगा। यही है आपका जनरलाइजेशन इंटरप्रिटेशन। स्टेप नंबर 11, इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस। उसके लिए स्टेप नंबर 11 में लास्ट जो स्टेप है क्या है, जब आपका कंक्लूजन मिल गया, रिजल्ट मिल गया, ठीक है, रिजल्ट होता है उसके बाद कंक्लूजन होता है। रिजल्ट मिल गया, कंक्लूजन हो गया,
लिमिटेशन हो गया, फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, फ्यूचर वर्क क्या हो सकता है, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, जो आप रिसर्च काम किया हो उसको आपको एक तो रिपोर्ट बनाना है या प्रेजेंटेशन बनाना है या रिसर्च पेपर बना सकते हो और फाइनली थीसिस भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। तो उसको कंपाइल करो, जो रिसर्च फाइंडिंग मिला है उसको कंपाइल कर सकते हो इनटू ए कोहेरेंट एंड स्ट्रक्चर रिपोर्ट। स्ट्रक्चर होना चाहिए, रैंडम होना नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होके अगर दिखाते हो तो मस्त है। उसके बाद प्रेजेंट द कंक्लूजन, इम्प्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन, अभी बोला था। इंश्योर द रिपोर्ट इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन सेक्शन। यही 11 स्टेप को आपको फॉलो करके अगर करते हो तो आपका रिसर्च प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, यही है आपका 11 स्टेप, 11 स्टेप, जो कि एक सिंगल पेज में यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता है। ठीक है, पहले क्या करते हो, फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम, नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू करना है। उसके बाद आपको अगर हाइपोथेसिस से डेवलप कर सकते हो, हर रिसर्च पेपर का हाइपोथेसिस नहीं होता है। ठीक है, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन आप कर सकते हो, सैंपल डिजाइन कर सकते हो, कलेक्टिंग द डाटा करोगे, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट करोगे, डाटा को एनालिसिस करोगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करोगे, जो आपका डाटा एनालिसिस करके आपको जो रिजल्ट मिला है उसको आप इंटरप्रेट करोगे, फाइनली आपको एक तो रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा। यही चीज आपको क्या होता है कि रिसर्च प्रोसेस में यही 11 स्टेप इन्वॉल्व रहता है। तो अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू से आप सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।